Good morning, sir. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you all. We are great. So let us start. Yesterday we were get disconnected due to technical problem, and I have shared some photograph from the digestive system. Did you receive? Yes, sir, got it. मेरी आपको कुछ डायग्राम 2-3 मिले हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो उसमें मैं आपको और भी भेजूंगा. अभी मैं उसमें क्यों भेजा मैं बताता हूँ. तो डेंटल फॉर्मूला हमने बताया था, तो समटाइम्स यदि आपको लगे किस एज की क्या डेंटल फॉर्मूला है वो गई. और एक है जो नाम लिया था सेलेब्री ग्लैंड वेयर देयर इज लोकेटेड, वो भेज दिया. दूसरा थोड़ा सा मैं जो भेजा वो नाम जो मैं रेड से टिक किया था वो थोड़ा कट गया है. वो एक्चुअली ऑब्लिक मसल जो बुक में नाम है वो ऑब्लिक मसल है लोकेटेड, दैट इज टीएस ऑफ गट है. तो उसके लिए भेजा था वेयर वहां रेड है, दैट इज एन ऑब्लिक मसल. तो ऑब्लिक मसल है, उसका जो रेड जहां मारा हुआ है लाइन हुआ, आप उसको ऑब्लिक मसल देखेंगे. बुक में लाइन है ऑब्लिक मसल. आई थिंक बच्चे बताओ थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गए थे ना, कुछ रह गया था. तो हम लोग आज रिस्पिरेटरी स्टार्ट करते हैं. यदि कुछ इसमें एक्स्ट्रा देना होगा तो आई विल शेयर थ्रू द फोटोग्राफ्स. ठीक है. तो हाँ, तो लेट अस स्टार्ट. और जैसे जो जो चैप्टर्स होंगे उनके एक्स्ट्रा जो मुझे देना है समझाने के लिए वो मैं शेयर कर दूंगा उनके थ्रू से. और एनीथिंग यू वांट एक्स्ट्रा वो मुझे बता देंगे, मैं उनके थ्रू से आपको भिजवा दूंगा सारा. Thank you, sir. Thank you. अब लेट अस स्टार्ट. हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चे, पहले हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले, लेट अस टॉक अबाउट रिस्पिरेशन. एक जनरल वर्ड है रिस्पिरेशन, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं. इसको दो पार्ट हम करते हैं, एक्सटर्नल and internal. Internal, which is also called as cellular. अब लाइक अदर चैप्टर, अब इसको देखो बच्चे, अल्टीमेटली हम लोग कई बात के जो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द सेल, एंड वी ऑलवेज नीड एटीपी. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा, आपने ग्लूकोज ले लिया, आपके पास ग्लूकोज आ गया. अब यहां से जो ग्लूकोज से जो एटीपी बनेगी, ग्लूकोज से जो एटीपी बनेगी वो ये पार्ट है. अरे आप समझो, फिर इसको डायग्राम बनाओ. तो अब देखो कैसे लिंक होता. आपको ग्लूकोज जो एनर्जी देगी दैट इज एटीपी. तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इसको हम लोग इंटरनल रिस्पिरेशन चैप्टर नंबर 13 में करें. तो फॉर दिस एटीपी जब हम लेते हैं तो यहाँ पर होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट. फॉर दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. यहाँ ऑक्सीजन यूज हो जाती और यहाँ से CO2 बाहर आ जाती. ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये ऑक्सीजन तो आएगी वो एक्सटर्नल कहलाएगी. यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और ये CO2 बाहर आ जाएगी. तो इस कारण से हम लोग ये पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल के लिए वर्ड होता है आपकी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस, जो आपकी चैप्टर नंबर, इसको एक्सटर्नल हम दोनों में लिख देते हैं. आपको बोथ प्लांट एंड एनिमल में, ठीक है, इसको लिखिए आप ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो बच्चे अब देखो इतने बात आप समझो, देन यू विल नोट होल थिंग. यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है. ये जब हम आएंगे इस पे, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो फॉर दिस गेटिंग एटीपी हाउ एनीवन कैन गेट ऑक्सीजन.
तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन इन डिफरेंट। अब बच्चे देखो एनिमल्स में जब आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे तो एनिमल्स में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ये काम गिल से कर रहे हैं। नंबर 2 इंसेक्ट है, हम लोग पढ़े थे स्पाइरल सिस्टम इंसेक्ट्स में पढ़े थे, वो भी इसी पर्पस के लिए करेंगे। इसके बाद हमने फ्रॉग में पढ़ा क्यूटेनियस, मतलब स्किन से करेंगे। तो उनका भी मकसद यही है तो भैया यहाँ पर इनको पहुंचाना है ऑक्सीजन एटीपी के लिए। तो अब इस तीन को मैं एक्सपेंड करते हुए आता हूँ, जगह नहीं यहाँ लिखता हूँ। अब हमको मेन जो है वो अपनी ह्यूमन का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ना, ये हम लोग किसका पढ़ेंगे ब्रीथ स्पेशल। बट अब हमको इसके साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेनी चाहिए तो ये क्योंकि इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और प्लांट, हर को एटीपी ही चाहिए। तो प्लांट में ये कैसे मिलता है? तो प्लांट में स्टोमेटा और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मिल जाते। फोटोसिंथेसिस जब होगी तो ऑक्सीजन मिलेगा। इनको रूट से भी मिलता है और इनको लेंटिसल से भी मिलता है। इसको अलग अलग लिखने के एक ही साथ बने आप, मैं इसको अलग से लिखा ले तो आप जस्ट यू मेक दिस टेबल and try to understand, then we will start. When you note it down, you write done. मैं चैट करता हूँ देखूँ। Are you getting my voice? आवाज आ रही है अब? Yes, sir. ओके। दिक्कत कुछ भी हो बच्चे क्या लिख देना, ट्राई किसकी जो मकसद है उसको समझ लेता है। नोट हो जाए तो लिख दोगे डन। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। तो अब आपको ये इनकी जो रिस्पिरेशन है इसकी मकसद समझ में आ गई आप। तो हम यहाँ ह्यूमन का उठाए, बट वी शुड थिंक अबाउट द प्लांट्स आल्सो। तो के मेटाबॉल इसको मैं मिटाऊं और प्लांट में आप यहाँ पे ठीक से नहीं लिख पाए हैं तो स्टोमेटा लेंटिसेल्स रूट से भी ऑक्सीजन लेते हैं और लेंटिसल से भी लेते हैं। ये जब एनाटॉमी में आएंगे तो पता चलेगा। लेट अस कम ऑन दिस, पर्पस क्लियर है। अब हम देखते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन respiratory system. तो आई विल सजेस्ट दैट यू ओपन द बुक। मैं बुक शेयर करता हूं तो आपको बोर्ड नहीं दिखती है, इसलिए बेटर टू ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू और आप अपना पेज नंबर 269 देखें। फिर हमको जो डायग्राम शेयर करना है वो मैं डायग्राम शेयर करूंगा। तो अब देखो हमारा अब एक क्वेश्चन आती है, व्हिच इज द करेक्ट पाथ, which is the correct path of the air in the human. So all of you know lungs is our the respiratory organ जहां से कि exchange of gases होगी। तो अब सबसे पहले हम देखें पाथ क्या है। क्वेश्चन आती है which is the correct path। तो सांस यहाँ से हम नोज से यहाँ ले रहे हैं और ये अंदर तक जाती है। तो what are the organ involved in it? Passage of air,
अब यहाँ ऐसे कर दिया मैं, बिकॉज ये ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में दो, और ये बहुत पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ब्रोंकियोल्स, और फाइनली alveoli of lungs. So this is the correct pathway. अब alveoli of lungs जो है वो तो आगे आप लोग पढ़ेंगे, but you should mention the page number 273 का स्ट्रक्चर है। और ये जो मैं यहाँ लिखा कि बाइफरकेट किया, इससे हम एक ऑब्जेक्टिव और भी निकाल सकते हैं। जो ये ट्रैकिया जो ये जा रही है ऐसे ट्रैकिया, ये बाइफरकेट जो कर रही है, तो बाइफरकेशन कहाँ हो रही है? तो ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास होती है। यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये ट्रैकिया बाइफरकेट्स थोरैसिक वर्टिब्रा, कई तरह से याद रखें, यहाँ फिफ्थ थोरैसिक नोट कर लें। और मीनिंग ऑफ थोरैसिक इज क्लियर टू यू और नॉट, मुझे बताएंगे, क्योंकि आगे मुझको लोकेशंस ऑफ किडनी, लोकेशंस ऑफ दिस रेफरेंस टू वर्टिब्रल कॉलम लेना पड़ेगा। तो यदि ना याद हो तो आई विल गिव यू टेक्निक, 1 मिनट में याद होगा। इफ यू डन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे बच्चे वहां फटाफट लिख दिया करो डन, तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। Done, sir. वेरी गुड। You meaning of thoracic is clear to you all? कोई बच्चे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितने होते हैं? एनी चाइल्ड? नहीं, चलो 26 होते हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। थोरैक्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पर वर्टिब्रा 26 जो है सबकी गिनती अलग अलग है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। तो ये बात है, मैं आपको अभी तो आप थोरैसिक रीजन याद रखें, फिर मैं टेक्निक से याद कराऊंगा। धीरे धीरे बुक की थ्रो से चलिए। अब यहाँ देखो टू लंग्स, जो ये अब यहाँ इनकी बात करें ट्रैकिया का, ट्रैकिया हैव C-shaped cartilage. And having cilia. दो चीजें हैं। तो C-shaped cartilage prevents from collapsing. नोट करेंगे, ये जो आधा मतलब ये पूरी की पूरी एक पाइप है, तो हाफ पाइप के ऊपर से C-shaped जो है, ऐसे मान लो ये पाइप है, यहाँ C-shaped ऐसे लगा हुआ है। तो हैविंग C-shaped cartilage, जो बुक में आपको 69 पर देखोगे तो ये मिलेगा। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, एयर का पैसेज नहीं रुकना चाहिए। और सीलिया जो है दैट इज देयर, जो कि ह्यूमन बॉडी में सीलिया बच्चे 3 जगह हैं, सेल में आपने पढ़ा होगा। एक नंबर 1 ट्रैकिया में, दूसरा होती है फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में, एंड थर्ड होता है इंटरनल ईयर। 3 जगह सीलिया होती है, रिमेम्बर। कहाँ? एक ट्रैकिया में, फैलोपियन ट्यूब में और इंटरनल ईयर। तो सीलियरी ट्रैकिया का काम क्या है? तो वेस्ट को बाहर निकालना, इट रिमूव्स द वेस्ट।
बाहर की ओर जो आपकी कफिंग होती है, बाहर निकलती है, बलगम वो निकाल ले। फैलोपियन ट्यूब में एग्स को अंदर ले जाता है, इस सीलिया में मूवमेंट होती है। लेकिन इंटरनल ईयर में जब नर्वस सिस्टम में आऊंगा तो वो सीलिया तो है लेकिन उनकी अपनी मूवमेंट नहीं। अब लेट अस कम अबाउट द लंग्स। टू लंग्स आर कवर्ड। ये लंग्स है ऐसे कवर्ड, सिंगल लंग ऐसे ले तो इट इज कवर्ड। ये डायग्राम में बने से कवर्ड बाय a structure called as pleura। तो एक काम हम करें यहाँ, लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्यूरा। तो हम ऑर्गन की कवरिंग का एक टेबल ही खत्म कर ले यहाँ, जो मैचिंग कर देगा। तो यहाँ लिखते हैं पार्ट, यहाँ लिखते हैं कवरिंग। Here we have number 1 लंग्स। तो यहाँ पर लंग्स की डबल मेम्ब्रेन प्यूरा कवर्ड है। फिर दोबारा जब आगे चल के नेक्स्ट में हम हार्ट आएंगे, इनकी कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। थर्ड हमारी सिलेबस में आएगी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनकी कवरिंग को बोलेंगे मेनिंग्स। अब मान लो यही मैचिंग कर दिया तो हम लोग काम करेंगे। लंग्स कवर्ड बाय प्लूरा, हार्ट कवर्ड बाय पेरिकार्डियम एंड नर्वस सिस्टम बाय मेनिंग्स। And all membrane has a role, protective role, mainly protective role. So here we are concerned with pleura, membrane और lungs। अब ये lungs और pleura, डबल membrane pleura है। So there is a pleural fluid. Pleural fluid है which prevents us from shock and other things. इस fluid में sometimes कभी-कभी infection हो जाती है, called as pleuritis या pleurosis। नाम यदि सुना होगा तो ऑर्गन के नाम से ही हो जाता है। अब इसके बाद यदि हम आते हैं बुक में, तो अब जो थोरैक्सिक, ये जो हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक। अंदर में देखो, बॉडी के ऊपर वाले को हमने कहा था ये थोरैसिक चैम्बर, ऊपर वाला, नीचे हो गया एब्डोमिनल। तो यदि थोरैसिक चैम्बर है, ये पूरा थोरैसिक चैम्बर, तो इस थोरैसिक चैम्बर में क्या क्या आती है? तो थोरैसिक चैम्बर, अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, जो थोरैसिक चैम्बर कंसिस्ट ऑफ द एयर टाइट चैम्बर है, यानी यहाँ जो डायफ्राम है इससे ऊपर वाली पार्ट, तो इससे ऊपर वाली पार्ट, इसमें सबसे पहले क्या, थोरैसिक चैम्बर इंक्लूड्स वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 2 स्टर्नम, नंबर 3 रिब्स। आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर रिब्स। एंड इट इंक्लूड्स थोरैसिक चैम्बर जो फॉर्म होता है 3 चीजों, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, एंड लोअर साइड बोन शेप्ड डायफ्राम। ऐसे कर, ये डायफ्राम, जिससे नीचे ये है डायफ्राम, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ से होगा ये थोरैसिक चैम्बर। बीच में हड्डियां है, बोन्स, स्टर्नम। यहाँ से अब क्वेश्चन हो गया
Which of the following is not a part of thoracic chamber? Or we are talking on page number 270. You can underline 1, 2, 3, 4 लिखा है. If you don't have the idea of vertebral column, अभी तो मैं ये कर सकता. पीछे रीढ़ की हड्डी जो है उसको बोलते हैं 26 होता. हमारी ऊपर यहाँ पर बोन्स होते हैं, जैसे रिब्स आती है, यहाँ पर बोन होता है स्टर्नम, जो हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे. दैट इज स्टर्नम. ये एक होता. और रिब्स जो है जो हम सब पढ़ेंगे 12 into 2 is equal to 24 होता. तो जब हम लोग मूवमेंट लोकोमोशन भी पढ़ लेंगे बच्चे, तो सेटर क्या करेगा, क्वेश्चन बना सकता है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन थोरेसिक चैम्बर पूछ देगा. तो 26 प्लस 1 प्लस 24 लिख लेंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखो बच्चे. टोटल नंबर ऑफ बोन्स. यहाँ से तो क्वेश्चन में बोला which of the following. ये पहले नोट हो जाए तो बता देना, यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ. ठीक है. एक तो यहाँ से होगा which is the correct set of thoracic chamber. करेक्ट सेट. तो 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक में ये चारों रहेगा, एक में एक एक को बदल देगा. दूसरी क्वेश्चन हो गई जो कोई 3 देगा, एक ऑड मैन आउट कर देगा. और टोटल जब हम को पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन कर देगा. तो यहाँ भी नंबर लिख दिया और ये रिपीट हो जाएगी हमारी दोबारा से स्केलेटन में. तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं. अब यहाँ से इसके बाद देखो, ये एक ऐसी मशीन है जो हर हमेशा काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है. इस चैप्टर को मैं इसको याद कराएंगे, कुछ ये वॉल्यूम्स यहाँ से बैठे बैठे कराएंगे. अब इसमें बात है रिस्पिरेशन का जो स्टेप्स है यहाँ. व्हाट आर द स्टेप्स? तो 270 पेज पर स्टेप्स है, लेकिन उस स्टेप्स को हम बाद में करते हैं, क्योंकि जब सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ऑक्सीजन कैसे जाती है, CO2 कैसे आती है. when we understand that part, then we will discuss. अभी हम लोग बात करेंगे 2 बातों पर. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सांस जो आप ले रहे हैं, करके देखो और छोड़ के देखो, तो उसमें क्या मैकेनिज्म होती है. 2 diagrams are given in page 271. तो वन साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो जो ब्रीदिंग वाले बात में समझने, जैसे आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, एक्सपीरियंस. बट इसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व एंड हाउ कैन मेक द क्वेश्चन. तो आप जैसे आंख मूंद के सांस लेते हैं, तो सोचिए क्या क्या हो रहा है, वो फील करेंगे तो हमारा जो ये थोरेसिक चैम्बर है वो एक्सपैंड हो रहा है. और जब छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो उसमें कौन कौन से चीज इन्वॉल्व होती है, व्हाट आर द स्टेप्स. तो नंबर 1, it is breathing in, it is breathing out. अब यहाँ पर 2 मसल्स होते हैं, पहले आपको मैं समझा लूं. Here we will discuss 2 muscles. एक डायफ्राम, जो आई टोल्ड यू, डायफ्राम जो है ये मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट इज अ मस्कुलर डायफ्राम. जो मस्कुलर डायफ्राम को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कैसे बता देता. सभी को कभी न कभी हिक्कप आई होगी. ऐसे जब आती है वो क्या होती है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है ड्यू टू सर्टेन रीजन. So that is diaphragm.
और दूसरा जो है यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, वहां से जो मसल्स है उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल. I will take the name of two muscles. One is the diaphragm and second is intercostal muscles. रिब्स के बीच. यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो यदि आप देखते होंगे रिब्स के यहाँ पर जो मीट होती है उसमें यहाँ पर मसल्स लगे होते हैं, एक इधर से, ये रिब्स की हड्डियां हैं, इधर से भी और इधर से. इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स. एक बाहर से होता है एक्सटर्नल, एक अंदर से होता है इंटरनल. तो अब नेक्स्ट स्टेप, diaphragm and muscles contracts. तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो नीचे जाती है, ऊपर नहीं आती. रिमेंबर इट. डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप सांस लेते हैं तो नीचे की ओर जाती है. पहले मैं लिख देता हूँ, नोट कर ले, फिर समझा देता हूँ. thoracic cavity infiltration. First complete writing. Done, sir. Done. Done, sir. हो गया. वेरी गुड. क्योंकि इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन No, sir, no, sir. अब यहाँ मैंने लिखा, सारे बच्चे का हो गया. कुछ बच्चे फास्ट No, लिख लेते. sir. चेहरा का हो गया. अभी नहीं हो गया. ये किसकी आवाज है? सोनी का. अब थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों की आवाज भी बिना चेहरा देखे पहचानने लगा हूँ. यस, सलील बातुल है. देखो बच्चे, चेहरा तुम्हारा देखा नहीं, घर देखा नहीं, आवाज से पकड़ लेता हूँ तुम्हारी बात. दिक्कत है ना? हाँ, नहीं दिखा सर, नहीं दिखा. हाँ. हाथ जैसे. कुछ लोग तो मेरा चेहरा देख लेता है, मुझे देखोगे पहचान लूंगा. मैं अपने बच्चों को देख ही नहीं पाता. एक दिन देख लूंगा, तो स्क्रीन खोलूंगा, सारे बच्चे से बात करूंगा. चलो. थोड़ा हाथ जैसे. हाँ, अब यहाँ देखो बच्चे, नंबर 2. ये तो क्या, सॉरी. तो जब ये डायफ्राम ऐसे नीचे गई और ये मसल्स कांटेक्ट किया तो वॉल्यूम बढ़ा. तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. माइट हैव स्टडीड फिजिक्स. तो एयर एंटर कर जाएगा. इन रिवर्स ऑफ देयर इंस्पिरेशन में ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स के, ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज किया. तो वॉल्यूम जैसे डिक्रीज करेगा, दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये बाहर निकल आएगा. ये डायग्राम आपका 271 पेज पर है.
इसके बाद इसमें आपकी है दो चीजें, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिस्पिरेशन। तो रेट ऑफ रिस्पिरेशन आप लिखेंगे 12 to 16 पर मिनट, और रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज स्टडीड विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पाइरोमीटर। दो मैटर आएगा। अब आप नेटवर्क इसमें सर्कुलेटरी में जाओगे, वहां दो आएगा, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। तो हर इंस्ट्रूमेंट को आप एक साथ लिखते जाते हैं। दिस इज द रेट, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द रेट ऑफ रिस्पिरेशन। नाउ अब जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, बिकॉज हम सभी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। रिस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम, सबके पास बुक खुली हुई है क्या? Yes, जेरा sir. के पास खुली है, जेरा का आवाज है। और सुनील, Yes, sir. शाह, रुखसान, तो बुक खुली है बच्चे, तो देखो तो टाइम बचेगा आपका, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब है जो हमारी लंग्स में है, जो एयर है, अब ये इससे क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव आता है और हमारे बच्चे गड़बड़ कर बैठे। सबसे पहला लिखा होगा, क्या लिखा है पढ़ो तो। बच्चे जिनके पास बुक है 271 खुली है, तो रिस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम में पहला क्या लिखा है? जयरा, टाइडल वॉल्यूम। हाँ जी, अब ठीक है, अब पकड़ में। तो इसको मैं लिखता हूँ टीवी, टाइडल वॉल्यूम। तो आप अब देखो, जो टाइडल वॉल्यूम मतलब होता है, जिसको आप जैसे याद करो। अब जैसे मान लो मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, ठीक है, जैसे टीवी तुम देख रहा है, तो उस समय आप गौर करो, या अभी आप बैठे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कितनी अंदर जा रही है, आ रही है, रेस्टिंग कंडीशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम टीवी। अभी आप बैठे हैं, 10 मिनट के लिए सोचिए और सोच के देखो, जो ऐसे कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर, जिनके पास बुक है तो वही अंडरलाइन करते हैं, जिनके पास नहीं है वो लिख ले। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। अब Inspired इसकी, answer. हाँ जी, The volume of the एयर air इंस्पायर्ड और inspired, एक्सपायर्ड expired इन नॉर्मल कंडीशन। in normal condition. सुनो बच्चे, अभी तुम बैठे हो, तो अभी नॉर्मल में ही तो बैठे हो, मैंने यहाँ खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ। Yes, sir. आंख मूंद के देखो, तो अभी बैठे हुए जितनी एयर आपके लंग्स में जा रही है और आ रही है, वही टाइडल वॉल्यूम। Hmm. आप पूरे समझिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन और उस वॉल्यूम का हम जो भी है वो भी पूछता है, तो समझ के काम करूंगा। 1 मिनट बच्चे, मेरा इसका बैटरी लो हो रहा है, मैं इसको जरा जोड़ लूं कनेक्शन। बस मस्जिद नहीं। जस्ट ए मिनट, यस, टाइम हो गया ना। हो गया। कितनी वॉल्यूम लिख दिया जी? वॉल्यूम कितना लिखा है जी? 500 ml। कितना लिखा है? 500 ml. हाँ, तो कैसे याद रखोगे?
रट्टा मारोगे? देखो आप बैठे हुए टीवी देख रहे थे, उधर से आपके पापा आए, आपको 500 का नोट पकड़ा गया। पॉइंट जेड़ा बात समझ में आई? तो इनका वॉल्यूम है 500 ml। तो पर मिनट कितना हो जाएगा बच्चा? वो नीचे पर मिनट ये हो जाएगा 6000 to 8000 ml। तो ये हो गया 500 ml। आगे बहुत सारे वॉल्यूम आएगा। ये हो गया जो कि 12 to 16 पर मिनट होता है। तो 500 को 12 और 16 से एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज आपका आ जाएगा 6000 to 8000 ml। अब क्वेश्चन आती है एक और, ये आप ले रहे हो एयर, हवा, उसको ml में क्यों बता रहे हो आप? ml जो है वो यूनिट तो है लिक्विड की। तो आप लोग क्वेश्चन रेज करते हैं हमसे, तो सर एयर को कैसे ml में कह दिया आपने? तो जब उसको किसी गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो गैस फेज लिक्विड फेज में आती है, ये उसके इक्विवेलेंट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस। तो व्हेन कंप्रेस द गैस इट बिकम लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज देयर। अब देखो बच्चा, अब नेक्स्ट है IRB। ये अभी ये जाने से जितना कराऊंगा उतना पूछ लूंगा, क्योंकि घर पे बैठ के करोगे तो नहीं होगा। ये अभी IRB, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं हमारे हिसाब से सारे बच्चों के सामने कुछ नहीं है और तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये है डेफिनेशन जो एडिशनल a person can inspire by forcible inspiration। ये तो डेफिनेशन है, मैं इसमें डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे के पास बुक शायद नहीं है। ये होता है 3000। अब देखो ये तो डेफिनेशन हुई जी। अभी आप सब बैठे बैठे इसका अभी प्रैक्टिकल करो। देखो बच्चे मैं समझाऊं, देखो मैं आपको बताऊं। नॉर्मल सांस आपने ले लिया 500 ml। अब जोर लगा के सारे बच्चे अपने घर पे सांस खींचो तो पूरा भरो। 500 ml लेने के बाद जितना आप भर पाए हो एक बार और भरो। कहाँ ले सकते हैं 500 ml? वही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो आप 500 लेते थे, अब जोर लगा के जितना खींच दिया आपने, यानी आपके लंग्स में उतनी कैपेसिटी थी, दैट वाज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कहोगे सर ये आपने लिख दिया 2500 से 3000 ml, इसको कैसे मैं याद रखूं? तो भैया जब बैठे बैठे आप सांस ले रहे थे तो आपको पापा ने कितने पैसे दिए थे? कितने दिए थे? 500 रुपया। जोर से जब आपने सांस खींचा तो आपको 2000 के नोट और मिल गए। कितना हुआ? 2500। कोई दिक्कत तो नहीं, पापा दे रहे हैं तो। 2500। चलो देखो, इस वॉल्यूम को बच्चे मिस कर जाते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको अपनी हम टेक्निक से याद करें। चलो अब ये मत नहीं तो घर जाके कह देना सर ने पढ़ा दिया, मुझे 2500 रुपए दे दो पापा। ये नहीं करना है। ओके सर। भाई सुन लो, मैं सलील बात जाके अभी पढ़ने के बाद
सर ने बोला एक बार 500 दो, एक बार 2000 दे, तो इतना मार्केट डाउन, ऐसा नहीं कर, प्लान करने। चलो इतने पर लिखो। Done, sir. Okay? Done, sir. आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes. इसका एब्रिविएशन भी पूछता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछती है, इसकी वॉल्यूम भी पूछती है, और एक दूसरे का रिलेशन भी पूछती है। इसलिए इस पार्ट को बड़ी आराम से हम यहाँ पहले आपको याद ही करा लेंगे। फिर आप इसके बाद आप है देखो ERV। अभी आपने जो इसको मिटा दो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आ गया यहाँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Expected reserve volume. रिजर्व Volume. वॉल्यूम माने डेफिनेशन। फिर जिनके पास बुक है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। वो 271 के लास्ट पैराग्राफ देख लें, ये है। और जिनके पास नहीं है वो लिखेंगे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन एक्सपायर्ड फोर्सफुली। ये डेफिनेशन हुई। और ये सिर्फ एमएल होते हैं। अब इसके तरीके पे आता हूँ, पहले नोट करें इस तरीके पर। Done, sir. तो बच्चे की इसको कैसे याद रखोगे? देखो आप करके देखो पहले। डन तो हो गया कॉपी पे। अब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे साथ है, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग किडनी के साथ तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता यहाँ पर लैब में, यहीं पर खड़े खड़े। हार्ट के साथ नहीं कर सकता, ब्रेन के साथ नहीं कर सकता, लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो मैं कर सकता। अब देखो बच्चे, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप करेंगे। नॉर्मल सांस छोड़ा पहले, उसका जोड़ लगा के छोड़ दो। सारे बच्चे जब जोड़ लगा के छोड़ दो। देखो जब ने आपने जोड़ लगा के लिया था तो बहुत लिया, जब आपने जोड़ लगा के छोड़ा है तो वॉल्यूम कम है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग्स में उतना था जो आपने छोड़ा है, रिजर्व में था। नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसके अलावा। तो एक बार फिर जोड़ लगा के छोड़िए, छोड़ा। अब इस समय में जो आपके आएंगे पापा जी, वो आपको पुराने 1000 के नोट जो बंद हो गया वो दे जाएंगे। सुन लो कहानी। अब इस बार आपको पुराने 1000 के नोट दे देंगे पुराने। फिर आप दुखी हो गए, पापा मम्मी ये नोट तो चलेगा नहीं। तो ठीक है बच्चे, 100 रुपया और ले लो। और तब टेढ़ा वॉल्यूम याद हो रहे हैं बच्चे? Yes, sir. वेरी गुड। अभी तक देखो, अभी अब कंबाइंड होगा आगे चल के एक के बाद। अभी तक आपने 3 किया, 3 किया। टोटल वॉल्यूम जिसको पढ़ाने के बाद भी अपना घर पे बैठ के प्रैक्टिस करके रिकॉल करेंगे तो पूरे परमानेंट याद हो जाएगा। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोरों से लिया, छोड़ दिया। Expected. जब बड़ी जोरों से आपने छोड़ दिया, जोड़ लगा के कहा सर हमने तो सारी हवा निकाल दी लंग्स में। बच्चे ऐसा है, कितने भी जोर लगा के छोड़ दो, लंग्स में कुछ न कुछ एयर बचे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा हुआ वॉल्यूम। तो अब आपके पास बुक है तो अपना 272 का फर्स्ट लाइन देखिए। इसका डेफिनेशन हो गया आरवी रेजिडुअल, बचा हुआ।
रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कितना हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ द एयर remain in lines after expiration. लगा के छोड़ दो, कुछ न कुछ वॉल्यूम बची होगी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और वो वही था, अपने आपने पापा से कहा था सर पापा बता तो चलेगा नहीं, तो पापा ने आपको 100 दे दिए। आपने कहा था पापा मुझे तो सामान लेना है 100 से तो कुछ नहीं होगा, 100 और दे दो।